गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ योर ड्रीम्स पर फिजिक्स की क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 15 है, जो आज इस लेसन नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, जहाँ पर कुछ जो आपके छूटे हुए टॉपिक हैं या आपके ग्राफ मेथड से हैं, तो वो आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर बता जाएंगे। आज के क्लास में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ना के बराबर होते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ पर ऐड नहीं है। आज टोटल थ्योरेटिकल क्लास है, तो हो सकता है थोड़ी ये छोटी क्लास हो या हो सकता है लंबी हो। देखते हैं कितने हिसाब से ये जो डेटा होगा उसी के हिसाब से को ऐड करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है, कल की क्लास आपने देखा होगा 40 नंबर क्लास, जहाँ पर आपको प्लेटों के बीच में जो आपकी पैरेलल प्लेटें थी पॉजिटिवली चार्ज, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी थी, आउटसाइड कितनी थी, इसी टाइप से। उसी का जो सेकंड टॉपिक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिट चार्ज। कल क्या था, सेम टाइप की आपकी प्लेट थी, चार्ज प्लेट एंड पैरेलल प्लेट। कह रहा है कि अच्छा ये है क्या, ज़रा देखते हैं। कल आपको बताया था हमने कि एक प्लेट आपकी कुछ ऐसे थी, इस टाइप से। जिन्होंने कल लेक्चर देखा होगा उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर लेक्चर को देख लें, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो आपके सारे सारे क्लियर हो जाए। ये कह रहे हैं दो प्लेटें हैं, ये प्लेट नंबर फर्स्ट है, ये प्लेट नंबर आपकी सेकंड है। ये क्या है, कह रहे हमने मान लिया ये सर पॉजिटिवली चार्ज है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर जो आपकी दूसरी प्लेट है ये वाली, ये हमने मान लिया है कि निगेटिवली चार्ज है कुछ ऐसे। जब दो आपकी पैरेलल प्लेट अपोजिट चार्ज होती हैं तो उस समय उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो हमने माना है इस साइड में ये पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट Q ले लेते हैं, और ये पॉइंट आपका R ले लेते हैं। तो पहले पॉइंट P पर हम एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं। करें कि पॉइंट P पर हमने एक टेस्टिंग चार्ज रखा, और ज़रा चेक करते हैं ये प्लेट जो फर्स्ट नंबर की प्लेट है इस पर कैसा चार्ज है। करें सर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण इसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब E1 की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में होगी। और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। थोड़ा आगे देखते हैं, अगर देखेंगे तो प्लेट 2 के कारण, जो आपकी प्लेट 2 यहाँ पर है, उसके कारण P पॉइंट पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन, मतलब E2 की जो डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर देख रहे हैं E1 की वैल्यू कितनी है, करें सर E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, एंड E2 इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि दोनों पर ही जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। इस पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और इस पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, जिसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस वाले पर वो आपकी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जिसके कारण यहाँ पर जो नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगी, कैंसिल कर देती है, जिसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो होती है। जरा Q पॉइंट पर देखते हैं। अगर हम Q पॉइंट पर एक टेस्टिंग चार्ज Q0 रख दीजिए। अगर देखेंगे आप तो बहुत सिंपल है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी इस साइड में और कहेगी कि आप इधर चले जाइए। मतलब E1 की वैल्यू कुछ इतनी होगी, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ हो, हर जगह पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जरा इससे काट देते हैं, तो कह रहे हैं सर जो इस पर ही दे रखा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कह रहे हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E2 होगी। रीज़न क्योंकि ये निगेटिव है, टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जिसके कारण ये इसको इस टाइप या इस तरफ खींचेगा। अब देख रहे हैं दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है, वन वे डायरेक्शन है, जिसके कारण जो यहाँ पर E होगा, E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। एंड यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको हम नीचे देखते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा और अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर देखें तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर देखते हैं, हाँ ध्यान से देखिए, जो इसके पहले आपने टॉपिक पढ़ा था जहाँ पर सेम टाइप की आपकी चार्ज प्लेट थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड थी, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में भी है। जरा हम R पॉइंट पर देखते हैं। अगर आप R पॉइंट पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, करें यहाँ पर सबसे पहले आप टेस्टिंग चार्ज रखेंगे। करें हमने रख लिया टेस्टिंग चार्ज Q0 है,
टेस्टिंग चार्ज रखते हैं तो ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव वाली फर्स्ट नंबर प्लेट है ये इसको रिपेल करती है और कहती है कि नहीं नहीं आप इधर चले जाइए, मतलब E1 इस डायरेक्शन में होगा, जबकि ये सेकंड प्लेट है निगेटिव है, ये क्या करेगी, इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। ये क्या है करे, ये E2 है। क्या है, E2 है। आपको ये पता है कि दोनों क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, E1 एंड E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण इसके यहाँ पर भी R पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, 0 होगी। और यहाँ पर P पॉइंट पर कितनी है करे, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ कितनी है तो करे ये इतनी है। इससे हमें ये पता चला है कि सेम टाइप की अगर प्लेट पैरेलल प्लेट चार्ज होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके आउटवर्ड होती है, उनके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जबकि अगर डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उनके मिड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जबकि आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, वहाँ पर 0 होती है, जिसके कारण चार्ज को होल्ड करती है। जो इसके बाद अगला लेसन पढ़ने वाले हैं कल, वहाँ पर आप पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में इसी रूल का यूज करके ही हम चार्ज को होल्ड कराते हैं, इसीलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आपको यूज होने वाला है। चलो अगला देखते हैं टॉपिक सेकंड आपका क्या है। जरा यहीं पर आप देखेंगे अगला टॉपिक करें क्या है, करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल है क्या। जरा इसके और बात कर लेते हैं। करें सर एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मतलब है एक आपने स्फेयर ले लिया है। ये क्या है, करें ये स्फेयर है, ये स्फेयर है। स्फेयर एक खोखला है, मतलब अंदर से होलो है, होलो स्फेयर है। और इसके ऊपर क्या कर लिया है हमने, चार्ज। ये डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, कर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, करें हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस टाइप से कुछ मान लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरा समान रूप से यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर तो वहाँ पर हम बात करेंगे इसकी है। कर ऐसे आपको ये पता है ये अंदर से खोखला है, ये क्या है करे, इसका सेंटर O है और सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस की अगर दूरी को हम R मान लें, कितनी मान लेते हैं R, तो कह रहा है कि बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बहुत सिंपल, अगर आपका स्फेयर होलो है, खोखली है, तो आप ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी भैया कितनी होती है। ध्यान रखना होलो कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होती है। बात कर लेते हैं इसकी सरफेस पर कितनी है यहाँ पर, तो करें सर सरफेस पर बात करते हैं। अगर हम इसको पॉइंट को P माने ले रहे हैं तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, करें सर 0 है। इसको हम Q माने ले रहे हैं तो पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम पीछे ही पढ़ कर आए हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। देखते हैं डिस्टेंस कितनी, सर ये तो R है, तो आप कुछ नहीं सिंपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये कहाँ है, ये आपका पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो कह रहे हैं सर कुछ इतनी होगी। थोड़ा चेंज लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। थोड़ा चेंज कह रहे हैं कि इसकी सरफेस से बाहर कहीं यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक पॉइंट आपका R लेते हैं, R मानकर कुछ और मान लीजिए P Q R, और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट S। कौन सा पॉइंट मानते हैं, S। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मान ले रहे हैं कि ये स्मॉल r है, मतलब होलो स्फीयर के बाहर कितना होगा। ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ध्यान रखना होलो स्फीयर में अलग अलग पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है। P पॉइंट पर कितनी होगी, 0 होगी। Q पॉइंट पर कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर के इक्वल होगी। जरा इधर बात करते हैं, S पॉइंट पर कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर के इक्वल होती है। एकदम सिंपल सा है। जरा इनके अब हम ग्राफ बनाते हैं। करें ग्राफ करें, हाँ ग्राफ बनाइए। बहुत सिंपल ग्राफ हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछे बहुत जाते हैं, तो इसीलिए आपको ग्राफ आने चाहिए। करें ये ग्राफ किस किस के बीच का है, तो करें सर ये ग्राफ E एंड R के बीच का है। किसके बीच का है, E एंड R के बीच का है। इस ग्राफ को अगर देखें तो बहुत सिंपल हम बनाते हैं। सबसे पहले एक आपको ग्राफ में अगर कहीं भी दिखाई पड़ेगा तो एक स्फीयर जैसा बना होगा। इस R को आप दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि ये R यहाँ पर बना हुआ है ऐसे। अब ये कह क्या रहा है, आपको पता है
कि जहाँ तक उसकी रेडियस ये है तो वहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मतलब इस पॉइंट तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से ऐसे मेज़र करना चाहें तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट तक जहाँ तक क्या है करेगी ये, सॉरी इसको हम कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक, जहाँ तक आपका दोबारा ही बना दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी, एक मिनट देखिए, अभी दोबारा ही बना दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए, ठीक। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ई है, स्फेयर एक यहाँ पर सर्कल बनाते हैं, छोटा सा ही बना दे रहे हैं ताकि परेशान मत होइए, ये ऐसे कुछ इस टाइप से है। ये आपका क्या है करिए आर है, आपको पता है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो जहाँ तक इसकी रेडियस ये होगी ऐसे इस टाइप से यहाँ तक, वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपके, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। और यहाँ से जो ग्राफ चलता है इसका इस टाइप से चलता है, मतलब अगर देख रहे हैं इस पॉइंट तक यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, करें सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक ई की वैल्यू कितनी है, करें सर ई इज इक्वल टू आपकी ज़ीरो है, स्फेयर के अंदर जो हम पहले ही ऊपर पढ़ कर आए हैं, करें हाँ ठीक। दूसरा करें इसके सरफेस पर यहाँ कितनी है, तो करें सर यहाँ पर हमने पढ़ी थी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ जो आगे बढ़ रही है ये आपकी होगी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तीनों के तीनों टॉपिक हैं और वहाँ पर कुछ इस टाइप का ग्राफ बनते हैं, इसीलिए प्लीज़ आपको ग्राफ सारे के सारे आने ही चाहिए। बी केयरफुली, ध्यान रखना सरफेस तक या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर होलो स्फेयर में जीरो होती है और उसके बाहर जो चलती है तो वो इन्वर्सली आर के साथ घटती जाती है, मतलब जितनी आप डिस्टेंस दूरी बढ़ाते जाएंगे उसी के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसके कारण ये ग्राफ कुछ इस टाइप के बनते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपसे क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे अगला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, और लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में अभी बहुत सारे आपको ग्राफ बहुत सारे फार्मूले पढ़ाएंगे। कह रहा है कि फाइंड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज, कह रहा है कि इंसुलेटिंग स्फेयर, इंसुलेटिंग स्फेयर का मतलब होता है जिस पर चार्ज होल्ड तो करा सकते हो लेकिन क्या है वो करंट को फ्लो नहीं करा सकता है, मतलब चार्ज को फ्लो नहीं करा सकता है। दूसरी बात है ये सॉलिड होगा, कैसा होगा सॉलिड, ये आपका होलो नहीं होगा, ये आपका अंदर से सॉलिड होता है, कैसा होता है सॉलिड होता है, ये सॉलिड होगा। इसके अंदर भी क्या होगा, ये भी आपका सॉलिड, ऐसे समझ लीजिएगा कि ये सॉलिड है। अब जरा इसके अंदर बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। इसको बहुत सिंपल समझते हैं, अगर इसकी रेडियस को हम कितना भैया मान लेते हैं, करें सर अगर इसकी रेडियस को, ये जो रेडियस है इसको हम आर मान लें, कितनी मान लेते हैं आर। अब बहुत ध्यान से देखते हैं इस पर चार्ज कितना है, करें सर इस पर जो चार्ज है वो आपका क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है क्यू, ऐसे हम चार्ज भी बना ले रहे हैं, ये आपका भैया क्यू चार्ज है कुछ ऐसे, यहाँ पर ये आपका क्यू चार्ज है इस टाइप से, ये आपका क्यू यहाँ पर चार्ज दिया गया है। अब जरा इस पर थोड़ा देखते हैं चार्ज डेंसिटी कैसे ये वर्क करता है। तो हमने पहले ये आपको पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पिछले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर आपका 12 या 13 में होगा, आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर पढ़ा गया था रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी। जिन लोगों ने पहले के सारे लेक्चर किए हैं उनको हर चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये कहाँ से आ गया है। आपको पता अगर ये स्फेयर है तो ये रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी, वॉल्यूम की जो आपका इसका वॉल्यूम है स्फेयर का तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा चेंज करते हैं तो अगर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू के इक्वल होता है। ये आपका कुछ इतना हो जाएगा, अगर इतना हो जाएगा, अगर हाँ इतना हो जाएगा। अब चलो जरा इसके लिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके अंदर इसके सरफेस पर, और इसके आउटवर्ड कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ध्यान रखना बहुत सिंपल, अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ P ले रहे हैं, करें ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर आप Q ले लीजिए और एक थोड़ा हम बाहर ऐसे यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पर पॉइंट हमने S ले लिया है और ये डिस्टेंस कितनी करें सर R है। बाकी सब तो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। P वाले को हम सबसे लास्ट में देखें क्योंकि यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, तो इसको सबसे लास्ट में। अगर Q पॉइंट की बात करते हैं, करें सर Q पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बहुत सिंपल है। Q पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, जो आप पीछे पढ़ कर आए हैं, कोई समस्या नहीं।
एस पॉइंट पर कितना है, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप कर पाएंगे। कैसे, आपको पता होगा कि इस पर जो होगी वो होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी है, कह रहे सर ये इक्वेशन नंबर 2 है। कौन सी इक्वेशन है, कह रहे सर इक्वेशन नंबर 2 है। कह रहे हाँ इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा आगे देखते हैं, कह रहे क्या देखना है, कह रहे हैं P पॉइंट पर कितना होगा। तो P पॉइंट के लिए देखते हैं, हमने माना है कि P पॉइंट यहाँ पर है, जिसके कारण हम यहाँ पर एक, जहाँ पर आप P पॉइंट को लेकर काउंट करते हैं उसी पॉइंट से हम एक स्फीयर खींचते हैं। अब जरा इस स्फीयर को देखना, पूरे स्फीयर पर चार्ज कितना है, कह रहे हैं सर Q है। तो कह रहे हैं सर जो इतना ये भाग जो अपने कट किया है ये वाला, इसके अंदर जो हमने ये भाग लिया है इस पर चार्ज कितना होगा, सर ये चार्ज होगा Q डैश। कितना होगा Q डैश। अगर इस जो स्फीयर हमने बनाया है इसकी रेडियस को अगर हम R डैश मान लेते हैं, कितनी रेडियस मान लेते हैं, कह रहे सर ये अगर R डैश आपकी रेडियस है तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसकी भी वैल्यू को यहाँ से निकाल पाएंगे। ओके, देखिए कैसे निकालते हैं। देखो भैया, आपने यहाँ से Q की वैल्यू निकाली थी, करें हाँ सर Q की वैल्यू तो मैंने निकाली थी। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम इसके लिए देखें तो आपको पता है जो आपने लिया है यहाँ पर Q डैश। अब आप अगर देख रहे हैं, हमने पहले ही आपको बता रखा है कि Q डैश अगर यहाँ पर लिया जाए, कितना लिया जाए Q डैश, तो यहाँ पर रो के लिए रो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। रो इज इक्वल टू Q अपान V डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा V डैश। एंड रो इज इक्वल टू ये क्या होगा सर Q डैश, सॉरी। तो Q डैश कितना करे नहीं पता है, V डैश कितना करे 4/3 पाई R डैश क्यूब, ये कुछ इतना होगा। और रो की वैल्यू तो हमें कुछ पता ही है कितनी है, कह रहे सर रो की वैल्यू ये कुछ आपको दिखाई पड़ रही है, ये कुछ आपकी इतनी रो की वैल्यू है। क्या ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख लीजिए तुरंत। तो अगर इस वैल्यू को आप रखेंगे तो आपको पता है Q अपान 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू Q डैश अपान 4/3 पाई R डैश क्यूब के इक्वल होगी। जरा जो सेम उनको कट करते हैं, 4/3 पाई से पाई कैंसल, थोड़ा चेंज R डैश क्यूब को इधर ला सकते हैं तो हो जाएगा Q R डैश क्यूब अपान R क्यूब इज इक्वल टू Q डैश। ये क्या Q डैश की वैल्यू है, कर हाँ सर निकाल ली हमने है। अब हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, करेक्ट फाइंड कर लीजिए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपान R डैश स्क्वायर, कुछ इतनी होगी, इतनी कर हाँ इतनी होगी। अब जरा देखिए, अगर हम ये जो Q डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, इस वैल्यू को क्या उठाकर यहाँ पुट कर बिल्कुल सब पुट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q डैश की वैल्यू कितनी है, कह रहे सर जो Q डैश की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है ये आपको दे रखी है Q इंटू R डैश क्यूब अपान में कितना है, करें सर ये R क्यूब इंटू 1/R डैश स्क्वायर के इक्वल होगी। जरा इसको कट करते हैं, R डैश स्क्वायर से R डैश क्यूब कटता है और यहाँ पर R डैश बचेगा। अगर देख रहे हैं तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R डैश अपान R क्यूब। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो गड़बड़ कर रही है। रीज़न, क्योंकि ये R डैश के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो आपका इंसुलेटिंग स्फीयर है वहाँ पर E स्फीयर के अंदर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश के साथ रिलेशन दिखाती है। अब इसका जब ग्राफ देखोगे तो थोड़ा अलग होगा। कह रहे हैं कैसा होगा ग्राफ, अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर क्या है, करें सर यहाँ पर E है, यहाँ पर आपका क्या है, करें सर यहाँ पर R है। तो इसके लिए जब आप ग्राफ निकालेंगे इंसुलेटर, सबसे पहले आप स्फीयर जैसा ऐसा बना लें जैसे पहले बनाया था। और आप अगर ध्यान से देखिए तो स्फीयर के अंदर ये ऐसे होगा ग्राफ इस टाइप से, और स्फीयर के बाहर ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा इस टाइप से। क्योंकि जो इनसाइड है वो हमने देख रखा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश, जबकि यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जबकि यहाँ पर इस पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
के बराबर होता है। इसीलिए इन दोनों में ये फ़र्क होता है, ये आपका क्या होता है, इंसुलेटिंग के लिए होता है, और ये वाला आपका क्या होता है, जो ऊपर आपको दे रखा है ये किसके लिए है, करें ये आपके होलो स्फीयर, कंडक्टर होलो स्फीयर के लिए होता है। ये कुछ आपका इतना दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके दो टॉपिक, यहाँ पर ये आपके सारे के सारे टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं ये आपके आज के 2 से 3 टॉपिक थे। आपका लेसन नंबर 1 जिसमें वो एनसीईआरटी में बहुत सारा आपका समराइज डाटा था, कोशिश किया गया है जितना आपको पढ़ना था उसका लगभग हम लोगों ने, आप देखेंगे तो 12th क्लास में या नीट क्लास में इतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन जितने होंगे सारे के सारे आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास किसी दिन हम एनसीईआरटी प्योर की चला देंगे। अगर देखते हैं तो आप अगर जरा हम ग्राफ खींचते हैं एक एक चीज़ के, तो एक आपने फार्मूला सबसे पहले ही पढ़ा था, F इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं तो F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इसका आप ग्राफ खींच रहे हैं तो ये कुछ ग्राफ ऐसे होगा इस टाइप से। एक दो ग्राफ देख लेते हैं ताकि आपको कहीं माइंड में कंफ्यूजन, ये F एंड R के बीच का ग्राफ है। अगर F और R के बीच का आप ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा इस टाइप से, समझ पा रहे हैं, ये ऐसे कुछ ग्राफ आपका होगा, ध्यान रखना, सॉरी इसके लिए बना दे रहे हैं, ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से ऐसे होगा। ओके, ऐसे ये दिखा रहा है कि F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, थोड़ा चेंज। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, करें कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर का यहाँ पढ़ा था। तो इसके लिए ग्राफ अभी आप पढ़ कर आए हैं, ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है आर स्क्वायर के साथ है, तो इसका भी ग्राफ सेम टू सेम जैसे आपका F के लिए था वैसे ही इसके लिए भी ग्राफ होगा। ये भी कुछ ग्राफ आपका ऐसे चलेगा इस टाइप से, इस टाइप से इसके लिए भी ग्राफ होगा, ठीक है। एक और आपने फार्मूला पढ़कर, कौन सा फार्मूला, E इज इक्वल टू के इंटू 2p अपान आर क्यूब, या आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू के इंटू पी अपान आर क्यूब। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत है, देखेंगे E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर इसके लिए आप ग्राफ बना रहे हैं इसके लिए, तो ध्यान देना इसकी पावर चल रही है, मतलब बढ़ रही है, पहले स्क्वायर में था अब क्यूब में हो गई है, जहाँ पर अब क्या होगा, स्लोप का ढलाव ज़्यादा हो जाएगा, मतलब स्लोप जो होगा वो ज़्यादा कर्वी हो जाएगा, ज़्यादा कर्व होगा, क्योंकि ये दिखा रहा है E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये कुछ आपके इस टाइप के ग्राफ भी आप बना पाएंगे, ग्राफ कर, हाँ ग्राफ, जहाँ पर आपको ग्राफ भी बनाने चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा। अगर ये इन्वर्सली होता, इन्वर्सली का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो एक फार्मूला और आपको हमने पढ़ाया था, करें कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, सिंपल। अगर देखें F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, अगर इन दोनों का ग्राफ हम बनाना चाहें, करें हाँ बना दीजिए, तो इनका अगर ग्राफ बनाएंगे, चलो यहाँ पर F ले रहे हैं, यहाँ पर E ले रहे हैं, तो जब भी डायरेक्टली होता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इस टाइप से। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ दिखाया गया है, और ऐसे ग्राफ कुछ इस टाइप से होते हैं। ये तो था आपका आज का लेसन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, और जो होते हैं अगर कहीं आपके बीच में है तो आपको पढ़ा दिए जाएंगे, इस टाइप का था। अगले लेसन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अगला लेसन आपका क्या है और वो क्या कहता है। देखो अगले लेसन में आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है, ये कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं और किस टाइप से ये आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के लिए आपकी क्लासें आगे की बना दी गई हैं, जहाँ पर स्लाइड आपकी कल से नया अब ध्यान रखा गया है कि हर क्लास को, जो आपकी क्लास है जितने आपके हैं, कोशिश की जाएगी कि हर क्लास को, क्योंकि ये और पहले वाली क्लास में हम समझ नहीं पाए थे इसलिए ज़्यादा डेटा हो गया था और कई सारे लेसन एक में मर्ज करके, इसीलिए हर लेसन को अलग कर दिया गया है। और एक लेसन को, जो आपका 1 लेसन है, इसको कोशिश करेंगे 5 से 6 लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे। एक और चीज़ है, अब संडे को जो क्लास होगी, संडे को भी आपको एक लेक्चर डाल दिया करेंगे अगर टाइम मिल जाएगा, और उसमें हम अब नीट एंड आईआईटी के क्वेश्चनों को उठाएंगे, जहाँ से क्या है आप थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन कर पाएंगे, और प्लस आपको ये फील होगा जो आप पढ़ रहे हैं क्या उन फार्मूले से या उन टॉपिक से आप नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ामों के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो। अगर नहीं तो थोड़ा हाँ टफ लगेंगे, लेकिन आप थोड़ी अगर कोशिश करोगे तो वहाँ पर आप इनके भी क्वेश्चन लगा पाओगे। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान से देखिए और हर चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आज का लेसन यहीं पर फिनिश होता है, और हल्का सा टाइम आज कम रहा है, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा थे नहीं जो हम डालते, तो इसीलिए
इतना देख लीजिए। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेसन के लिए कल आप लोग रेडी रहिए और नया लेसन नया जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।